So hello everyone, कैसे हो आप सब? This is my first video in this YouTube channel and welcome to you all. The channel is ISC Academy and myself Priyanshu Rawat. मैं यहाँ आपको ISC क्लास 11th एंड 12th के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. द रीजन इज कि जब मैं 12th में था तो मुझे कोई टीचर नहीं मिला जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हो स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन आईएससी एंड उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट समझाता भी हो, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी बताता हो और किस तरीके से आप उनको पेपर में अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो बताता हो. मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला. सो आई वांटेड कि मैं अपने जूनियर्स को वो लैक ऑफ रिसोर्सेज फील ना करें एंड दैट्स व्हाई मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा. माय चैनल विल बी फॉर बोथ 11th एंड 12th ऑफ आईएससी, बट एक्चुअली मैं खुद भी सीए कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं दोनों चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा. 11th 12th और सीए को एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा. So that's why this year will be completely focused on ISC class 12 and ISC class 11th को हम अगले साल से शुरू करेंगे definitely. So let's see कि why I created this channel is known to you now. My introduction is known to you. I am your teacher, more like your बड़ा भाई Priyanshu Rawat. So let's go with what are the key aspects of this channel. So all of this I was recording earlier. So let it be. So what are the key aspects of this channel? What I mean by key aspects is how will I teach? मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगा, मेरे रिसोर्सेज, मेरा मटेरियल आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा. So first of all, everything is free. As you know, YouTube is completely free. The first thing is schedule. So my schedule is very simple. हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली 4 वीडियोस हर हफ्ते अपलोड करी जाएंगी, जिसमें हम हर हफ्ते एक अकाउंट्स का चैप्टर और एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर साइमल्टेनियसली पूरा करते हुए चलेंगे. व्हाई इज दैट? क्योंकि हम एक हफ्ते में एक ही चैप्टर पढ़ेंगे एंड यू आर सपोज कि आप वो जो बचा हुआ हफ्ता है उसमें आप अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के करेंगे. जो रिसोर्सेज मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे. आपको कोई भी डाउट होगा आप उसको पूछेंगे एंड उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज फॉलो करेंगे. आप पढ़ेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप अपने बुक के आंसर राइटिंग करेंगे. आंसर राइटिंग करने का कहीं डाउट आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. हाउ, वो भी मैं आपको बताऊंगा. द नेक्स्ट थिंग इज नोट्स. सो नोट्स की बात करें तो नोट्स आई विल नॉट प्रोवाइड यू, बिकॉज देखिए, if I start to provide you my notes, it will just be spoon feeding. मैं आपके पास आऊंगा, आपको खाना खिला दूंगा. This is not what I'm going to do here. The point is, आप वीडियो देखिए, समझिए किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं एंड नोट्स खुद बनाते हुए चलिए. बिकॉज लिखने के साथ साथ आपको समझ भी जल्दी आता है और याद भी जल्दी हो जाता है. इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे वीडियो देखते हुए, बिकॉज स्टडीज ऑल्सो प्रूव इट कि आपको लर्न जल्दी होगा जब आप लिखेंगे खुद से. द नेक्स्ट थिंग इज डीपीपी. नाउ व्हाट इज डीपीपी? डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स, बट इन दिस केस इट विल बी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जब भी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, जिनको सॉल्व करते हुए आपका दिमाग यूज होगा, आपके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, आपको किस तरीके से चीजें बनती हैं वो चेक होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा खुद से, ताकि आप लोग समझ सकें कि पेपर किस पैटर्न का आता है. एंड ट्रस्ट मी, आईएससी का अकाउंट्स बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है. इफ यू डू नॉट स्टडी और इफ यू स्टडी जस्ट 1 night बिफोर एग्जाम्स, 2 night बिफोर एग्जाम्स, 15 days बिफोर एग्जाम्स, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, टफ और डिप्रेसिंग होता है. द नेक्स्ट थिंग इज योर डाउट्स. तो मैं आपके डाउट्स कैसे सॉल्व करूंगा? आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के. आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. आपको जो भी डाउट आता है
थ्रू आउट द ईयर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो जो उसमें और बच्चे होंगे वो जरूर रिप्लाई करेंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां अपने सारे डाउट्स पूछिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लिमिटेड टू कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, योर अकाउंट्स एंड योर इकोनॉमिक्स। इनके अलावा इंग्लिश, हिंदी, हिंदी नहीं इंग्लिश मैं बता सकता हूँ, बट यू वोंट नीड मी फॉर दैट। द नेक्स्ट थिंग इज मॉडल पेपर्स। व्हाट डू आई मीन बाय मॉडल पेपर्स? सो द थिंग इज कि हर पेपर से पहले कुछ स्पेसिमेन पेपर्स, कुछ सैंपल पेपर्स सॉल्व करने होते हैं, सो दैट आप समझ सके पेपर का पैटर्न क्या आता है, पेपर कितना हार्ड होता है, किस लेवल का आता है, और उसी के लिए मॉडल पेपर्स डिजाइन करे जाते हैं। अ वेरी गुड सीरीज इज ओसवाल मॉडल मॉडल पेपर्स और ओसवाल सैंपल पेपर्स, जो कि आपको 10 सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं। बट मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं पेपर से पहले 3-3 मॉडल टेस्ट पेपर बोथ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको समझ आए, आप समझे टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज टिप्स फॉर AWS। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं इससे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। इट्स जस्ट कि आई एम अ लिटिल नर्वस, सो मैं अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बना पा रहा हूँ। द थिंग इज टिप्स फॉर AWS। सो व्हाट इज AWS? AWS इज नथिंग बट आंसर राइटिंग सेशंस। बिकॉज जब आप इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या BST जिसे आप कहते हैं बिजनेस स्टडीज, ये पढ़ने जाते हैं या इनको आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं इनका पेपर, तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी नीटनेस, क्लीनलीनेस, किस तरीके से आप आंसर को बनाते हैं, लिखते हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर का एक पार्ट दूसरे पार्ट से ज्वाइन करते हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क डालता है। एंड अकाउंट्स के केस में, जब भी आप अकाउंट्स करेंगे, सो अकाउंट्स के केस में आपको प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वर्किंग नोट्स किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से आपकी गुडविल की कैलकुलेशन शो होनी चाहिए, किस तरीके से आपका कंपनी अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट बनता है, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहूंगा। अदर देन दैट, मैं आपको क्वेश्चंस, मैं आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व कराता रहूंगा, आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा। एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा अपनी तरफ से। राइट? अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का टाइटल, जो कि था बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, नाउ इट्स अबाउट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, जो आई होप कि आप लोग 11th में पढ़ के आए हो। बट जस्ट इन केस आप ना पढ़ के आए हो या आपको ये आला तरीका ना पता हो जिससे मैं क्वेश्चन करता हूँ या जिस तरीके को मैं यूज करता हूँ अपनी डे टू डे कैलकुलेशंस में, तो आप सीख सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है अभी, जब आप अकाउंट्स करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको स्कूल में सिखाया जाता है ओल्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिकल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि होता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नाउ सिंपली जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल होता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा अकाउंट्स क्या है, कौन सा अकाउंट में क्या हो रहा है, कौन सा अकाउंट किस तरीके से काम करता है, विच इज एब्सोल्युटली लेंदी, रॉन्ग और BS, राइट? सो जो तरीका मैं फॉलो करता हूं, दैट इज द सिंपल AELIC मेथड। सो व्हाट इज AELIC मेथड? A stands for assets, A stands for your assets, E का मतलब है expenses, L का मतलब है liabilities, I stands for your incomes and C stands for capital. Now आपका 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 होता है बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है इन जनरल। बट कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लाइक मी, जो कि खुद भी ध्यान नहीं देता था। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या होती हैं।
So see, let's start with the easiest one, capital. So simply, what is capital? Amount invested in business by a sole proprietor or partners of a partnership firm और members of a company. In simple way, ओनर जो पैसा अपनी बिजनेस में लगा दे, दैट इज कैपिटल. ओनर जो पैसा बिजनेस में लगा दे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओनर जो पैसा बिजनेस में लगा दे से आपका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आपको हमेशा पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस थिन ईयर से पैदा नहीं करा जा सकता. आपको पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को एक मोमेंटम देने के लिए. दैट मनी इज कैपिटल. जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा एक सोफे का बिजनेस है जो मैं शुरू करना चाहता हूं, तो मेरे को एक जगह लगेगी, एक वेयर हाउस लगेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए शेड लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, कुछ भी लगेगा. तो वो सब कुछ खरीदा किससे जाएगा? मनी से. एंड मनी कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जिसकी एंट्री आपको जर्नल एंट्री करवाई भी होगी 11th क्लास में आपके टीचर्स ने. दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो इसमें होती है. द नेक्स्ट थिंग इज एसेट्स. सो सी, व्हाट आर योर एसेट्स? एसेट्स आर एनी आइटम्स दैट गिव और जनरेट. रिमेंबर दिस, दैट गिव और जनरेट benefits in future. What do you mean by this? तो देखिए, जब भी आप लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो यू विल ऑलवेज बाय सम टूल्स जो कि एक साल में यूज नहीं होते हैं, जिनका यूज आपको बहुत टाइम तक चलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, हम हर उसमें एक सोफा बनाने वाली कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, विच इज माई फेवरेट एग्जाम्पल. तो देखिए, जब भी आप एक सोफा बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो आपको फैक्ट्री चाहिए जो कि आप खरीदोगे. मान के चल लेते हैं, आपको टूल्स चाहिए, आपको ग्राइंडर्स चाहिए, आपको एक्स चाहिए, आपको सॉ चाहिए, आरी वगैरह सब कुछ चाहिए. बेसिकली आपको कीले चाहिए, आपको फेविकॉल चाहिए, आपको फैब्रिक्स चाहिए, आपको प्लाई चाहिए. दीज ऑल आर योर एसेट्स. व्हाई? क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट ला के देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हथौड़ा खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपीज का मैंने एक हथौड़ा खरीद लिया. नाउ ऐसा तो नहीं है कि हथौड़े को 1 साल तक यूज करो, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा. नहीं, हथौड़ा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल चल सकता है इजीली. 25 थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट 5 तो चल सकता है. तो हैमर इज माई एसेट, क्योंकि हैमर मेरे को 1 साल नहीं बट मल्टीपल ईयर्स में कॉन्जिक्यूटिवली बेनिफिट्स देता रहेगा. अगर हैमर ना होता तो मैं सोफा कैसे बनाता? दैट इज द क्वेश्चन. तो एसेट समझ में आ गए. देन योर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को हिंदी में हम खर्चा कहते हैं. एक्सपेंसेस को हम हिंदी में खर्चा कहते हैं, विच मीन्स वो सारा पैसा जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा हो, दैट इज योर एक्सपेंसेस. इन द सेंस, जो आपको इस साल में बेनिफिट दे के चले जाए, दैट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश दिस ईयर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, is your expense. In some sense, even purchases are your expense. Alright? And everything you do in your day-to-day life is expense. आप एक फैक्ट्री का शेड खोलेंगे तो आप वर्कर्स लाएंगे, वर्कर्स को चाय मिलेगी, चाय इज एन एक्सपेंस. वर्कर्स को कभी कभार खाना दे देंगे दिन का, दैट इज एन एक्सपेंस. आप सोफा बना रहे हैं तो कई बार आपका वो बच जाएगा, मतलब इन द सेंस की
कई बार आपके वेस्टेज हो जाएगी, आप उसको बेच दोगे, दैट इज एन इनकम। पर जो परचेजेस हुई दैट इज एन एक्सपेंस। आप चीजें खरीद के लाए जो इस साल यूज हो जाएंगी, जो इस साल आपको बेनिफिट दे देंगे, दैट इज योर एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और मैं इससे ज्यादा आई डोंट थिंक समझाना वुड बी रेलिवेंट। लाइबिलिटीज, सो व्हाट आर योर लाइबिलिटीज जिनको पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इन दी फ्यूचर। वाई? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसी खर्चे जो कि अभी पे नहीं करने हैं बट फ्यूचर में पे करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर बैंक लोन। योर बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी। अब मान लीजिए आपके पास पैसा केवल 5 लाख रुपए था फॉर स्टार्टिंग अ सोफा बिजनेस, तो आप बैंक से लोन ले लीजिए। आपने बैंक से 40 लाख का लोन ले लिया 20 साल के लिए। तो जो आपको पेमेंट करनी है वो आपको आज नहीं करनी है, वो आपको 20 साल बाद करनी है। दैट इज योर लाइबिलिटी, जो a amount or a sum that does not need to be paid right now in the present but is to be paid in the future. तो दैट इज योर लाइबिलिटी। अब इसमें आपको करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मिल जाएगी। Contingent liability, current liability, and non-current liability. So simply, current liabilities that needs to be paid within a period of 12 months or less than that. Non-current liabilities, liabilities that need to be paid, that do not need to be paid in or below 12 years. 12 months, sorry, my bad. 12 months के अंदर जिनको पे नहीं करना पड़े, that is your non-current liability. And your contingent liability is a liability to pay a sum that may arise in the future, which is dependent upon happening of an event. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी लाइबिलिटी जो कि कंटिंजेंट है, आपकी कंटिंजेंट इन द सेंस डिपेंडेंट है, कोई फ्यूचर इवेंट होता है या नहीं होता है इस पे। व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं सोफा बनाता, मेरे खिलाफ रामू नाम के आदमी ने केस कर दिया कि इसके सोफे से मैं बैठा, मैं गिर गया, मेरे ये थाइस काम करना बंद कर गई, लकड़ी मेरे को चुभ गई, मेरे को नुकसान हुआ। तो अब वो कोर्ट में केस कर रहा है 5 लाख रुपए के। सो द थिंग इज कि वो 5 लाख रुपए मुझे आज पे नहीं करना है, वो मुझे आज से जब भी केस का रिजल्ट आएगा तब डिपेंड करता है वो पे करूंगा कि नहीं करूंगा, डिपेंडेंट अपॉन द विनिंग और लूजिंग ऑफ द केस। जज का वर्डिक्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है कि क्या मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी या वो पेमेंट मुझे नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाउ इनकम, देखिए इनकम आप सबको पता है, कमाई। सेल्स इज एन इनकम। आप जो भी चीज से कैश का इनफ्लो होगा दैट इज एन इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, आपका और क्या इनकम हो सकता है, रेंट रिसीव, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, that is also an income, but it is primarily then shifted to assets and liabilities, जो कि आई होप आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ दिया होगा। इफ नॉट, इट इज नॉट दैट हार्ड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूछना है या आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो इनकम बेसिकली सारी कमाई। इनकम इज सिंपली आपकी कमाई है। कमाई सेल्स से, कमाई डिस्काउंट रिसीव्ड से, कमाई आपकी रेंट रिसीव्ड से, कमाई आपकी सेल ऑफ एसेट से, जो कि सेल्स में इंक्लूड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अकाउंटिंग में हम इनको अलग अलग रखते हैं, दैट इज यू ऑब्वियसली नो दैट। सो सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल्स ऑफ योर एसेट्स, व्हाट एल्स इज देयर, योर सेल और interest on investment. Actually, sale will not be included here.
because sale of investment is decreasing of an asset. That is your investment, right? So interest on investments, interest on money deposited into bank, that is also your income. And there are many other forms of income. So why don't you try to name me 3 to 4 income, 3 to 4 expenses, 3 assets, 3 liabilities, and capital is only one type. So 3 3 3 3 in the comment section. Tell me any 3 examples. You may be right or wrong, but at least आप concept समझेंगे, आप सीखेंगे. And that is what it's all about. Right? ये हो गया. अब हम सीखेंगे कि इनकी जर्नल्स कैसे बनती हैं. So now I hope that you have understood what AELIC stands for. Assets, expenses, liability, income, and capital. All of these are clear to you. Let's proceed towards journal. So basically, journal entry is following the dual aspect in the bookkeeping. And that's why your book is known as double entry bookkeeping in 11th and 12th standard. तो बुक कीपिंग एक्चुअली में होता क्या है, आपको हर ट्रांजेक्शन की डिटेल्ड समरी बना के रखनी होगी. दैट इज योर बुक कीपिंग. ऑलराइट, सो दैट इज योर बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग में हम 2 डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, जो कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल गैप में आता है. तो बेसिकली जर्नलिंग को इस तरीके से क्यों करा जाता है, इसका कारण है ताकि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, आपने टर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखा है, तो आप जब भी कुछ प्रिपेयर करो तो आप प्रूव कर सको ये सही है या ये गलत है. एंड इसलिए डुअल एस्पेक्ट को जन्म दिया गया, डबल एंट्री बुक कीपिंग का जन्म हुआ. ऑलराइट, इसलिए हम हर ट्रांजैक्शन का, हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट आते हैं. जैसे कि बैंक अकाउंट में पैसा आया फ्रॉम अ क्रेडिट, फ्रॉम अ डेटर, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. एसेट बढ़ता है और एक एसेट कम होता है. उसी का जो रूल होता है, क्योंकि देखिए आप इसका रूल बनाया गया है, इसलिए आपको इसको समझना होगा और तभी एस्पेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, वरना आप जनरल एंट्री नहीं बना पाएंगे. सो द थिंग इज AELIC. सो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल. आई होप आपको इतना याद होगा. अब रूल क्या होता है फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, फॉर योर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, डेबिट मीन्स इंक्रीज and credit means decrease. Alright. For your assets and expenses, debit means increase, credit means decrease. All your assets will increase. When there is an increase in assets or expenses of any kind, it is always debited. Machinery brought for 10 lakh. Machine account debit 10 lakhs. Alright. Expenses. Then your liability. LIC. It's debit the decrease and credit the increase. This is the rule for LIC. Liability, income and capital are debited when there is a decrease. जब भी आपकी liability, income और capital कम होगी, आप उसको डेबिट करेंगे, और जब भी ये बढ़ेगी आप इसको इंक्रीज करेंगे. इसलिए हमारे पास एक बहुत कॉमन एंट्री आती है, जब भी आपने 11th में करी होगी है, कि a business is started, a new business is commenced with a capital of 4 lakh rupees. तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4 लाख 4 लाख. ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, ये सबको आती है, ये सब रट देते हैं एक्चुअली. तो देखिए द एंट्री इज बैंक डेबिट टू कैपिटल. तो इधर क्या हो रहा है, आपका बिजनेस शुरू हुआ. द स्टेटमेंट इज, द इंफॉर्मेशन गिवन इज कि बिजनेस कमेंस्ड विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज ब्रॉट इन बाय अ चेक. सो चेक इज रिलेटेड टू बैंक. तो आपको पता चल गया कि डुअल एस्पेक्ट में 2 इफेक्ट कहां पड़ने वाले हैं, बैंक अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में. नाउ बैंक इज एन एसेट, और एसेट बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चेक आ रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है.
तो बैंक डेबिट एंड टू कैपिटल। तो कैपिटल क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज सी कैपिटल इज LIC, इसमें क्रेडिट में बढ़ाया जाता है। एंड जब बिजनेस शुरू हो रहा है, आप कैपिटल लेके आ रहे हो, तो कैपिटल बढ़ेगी। टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिमिलर फॉर एक्सपेंसेस। अब देखिए, पहले मैं आपको एसेट्स के लिए कुछ और एंट्रीज करा देता हूँ, जैसे कि मशीनरी आई। मशीन मशीन को हम MACH लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। मतलब आप पेपर में नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर द ईज ऑफ लर्निंग। मशीनरी डेबिट टू मशीनरी डेबिट टू। अब देखिए, जैसे मशीनरी खरीदी बैंक से, या मशीनरी किसी से क्रेडिट पे खरीदी है, तो लेट सपोज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब कौन सा क्रेडिटर आएगा? नाउ सी, आप क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते, बिकॉज क्रेडिटर्स उन लोगों को बोला जाता है जो आपके डे टू डे लाइफ इन द सेंस कि जो आपका डे टू डे बिजनेस चल रहा है, उसमें आपको गुड्स देते हैं क्रेडिट में, जिनको परचेजेस बोलते हैं। यहाँ पे लेट से आपने मोनू से मशीन खरीदी, तो मशीन डेबिट टू मोनू। इस तरीके से अगर आप बैंक से खरीदेंगे, तो मोनू की जगह बैंक आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कैश में खरीदेंगे, तो इसकी जगह कैश आ जाएगा। इसका क्या लॉजिक है? एसेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट इज इंक्रीजिंग, और मोनू इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, मोनू इज अ क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, and that's why it is increasing, because credit the increase. See, credit the increase, debit the increase. यहां हो गया। अब इसी तौर पे अगर हम इस मोनू की बजाय बैंक लेके समझे, तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, दैट इज एन एसेट इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू, तो आप डेबिट कर देंगे। बट सिमिलरली पेमेंट करते समय आपको बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज एन एसेट, कैश इन बैंक इज अ एसेट, और आप जब बैंक से पैसा जा रहा है, तो एसेट इज रिड्यूसिंग, एंड रिड्यूस में क्रेडिट किया जाता है हियर। सो दैट्स व्हाई टू बैंक इज क्रेडिटेड। सिमिलर गोस फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी सिमिलर गोस फॉर एक्सपेंसेस। सो अब हम एक्सपेंसेस समझ लेते हैं। तो एक्सपेंसेस समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा व्हाट आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम पता कर चुके हैं कि खर्चा जो भी हम करते हैं। लेट से आपने सैलरी पे करी बैंक से, सो सैलरी डेबिट अकाउंट आप लिख सकते हो, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसका क्या लॉजिक है? एक्सपेंस किया जा रहा है, सैलरीज को पे किया जा रहा है, तो एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, दैट इज डेबिट। whenever expense increases, it is debited, and बैंक और कैश इज एन एसेट, जिससे आप पे कर रहे हो वो एक एसेट है जो कि कम हो रहा है, तो क्रेडिट में टू बैंक और कैश। AE, दो चीजें क्लियर हो गई। सिमिलरली एक एंट्री होती है जब हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं किसी डेटर को, सो उसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर ही ले लेते हैं, टू डेटर्स अकाउंट। तो ये एंट्री में क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस जो कि बढ़ रहा है, डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नाउ डेटर इज योर एसेट, एंड एसेट इज इन डिक्रीजिंग, सो क्रेडिटेड। गॉट इट? नाउ सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरीज होती है, तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या करोगे? आप आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री किस तरीके से पास करोगे, वो भी हमें सीखना होगा। तो देखिए, बेसिकली आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। लो, दैट्स ऑल। आई एम सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक।
सो देखिए, ये पूरा इसी का एरिया हो गया। तो हम एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं एंड अब हमें पढ़ना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो हो चुका है, एक्सपेंस तो इनकर हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। कौन सी लाइबिलिटी? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई एम वेरी श्योर जब आप सब 11th में रहे होंगे, आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल वाले चैप्टर फाइनेंस अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा। आपको एंट्री नहीं कराई जाती, आपको एडजस्टमेंट दे दी जाती है और एडजस्टमेंट में आप डायरेक्ट पीएनएल में ऐड करते हैं, लाइबिलिटी साइड में ऐड करते हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचो कि आप उसकी जर्नल करने जाओगे तो वो यही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। व्हाई सैलरी अकाउंट डेबिट? बिकॉज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड। जब भी आप पे किसी एम्प्लॉई ने कोई काम करा, आपके ऑफिस में 1 महीना काम करा, तो उसकी सैलरी तो ड्यू हो चुकी है। और आपने पढ़ा होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अकाउंट फॉर all the expenses when they are incurred, but do not account for income. So, salary account debit to outstanding salaries. अब outstanding salaries are liability, and when liabilities are increased, it is credited. It is credited at that side to outstanding salary. अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब क्योंकि हमने एडजस्टमेंट पास कर दी है, एक्चुअली में ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री ही है, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। हम बस आपने कभी करी नहीं 11th में। तो इसके बाद आप क्या प्रोसेस करोगे? इसके बाद आप सैलरीज को, इसके बाद एक और एंट्री होगी जिसको हम बोलेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जिसमें सैलरी की पूरी अमाउंट आ जाएगी, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड नहीं करा जाएगा अलग से, ठीक है? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में दी जाती थी, दैट्स वाई आप उसको ऐड कर देते थे, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगी। दिस इज दिस सिंपल। अब LIC, तो देखिए कैपिटल की एंट्री तो आप पढ़ चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट इज वेरी सिंपल एंट्री। इसको आप समझ चुके हो, ये आपको याद भी हो गई होगी और ये मैंने यहाँ समझा भी दिया आपको। द नेक्स्ट इज कि जब कैपिटल विड्रॉ होती है तो देयर इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। व्हाई हम ऐसा क्यों करते हैं, किसी को पता है? मैं बताता हूँ आपको लॉजिक क्या होता है। देखिए, जब भी आप ड्रॉइंग्स लेते हो ना, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। नाउ बिजनेस के पास पैसा था, वो चला गया, एक्सपेंस हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बिकॉज एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग। उसके साथ आएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट कम हुआ है, कैश लेके गया है तो बैंक अकाउंट आ गया, क्रेडिट में आ गया। ऑल राइट, क्रेडिट हो गया, एक एसेट क्रेडिट हो गया, दैट्स वाई। अब इसके बाद जो हम इसकी एक और एंट्री पास करते हैं वो होती है कैपिटल अकाउंट को कम करने की, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये थोड़ा छोटा है क्योंकि स्पेस कम है, बट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब आप कैपिटल अकाउंट को किस चीज से डेबिट करोगे? ड्रॉइंग से, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। वाई? इसका भी लॉजिक है। देखिए, आपकी कैपिटल से पैसा गया है, राइट? जो भी पैसा वो लेके गया है वो कैपिटल से लेके गया है, तो कैपिटल को कम करना है एंड कम करने का रूल इज डेबिट। गॉट इट? कैपिटल को कम करना है एंड कम करने का रूल इज डेबिट। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। अब देखिए, एक्सपेंस इनकर हो गया था, यहां पे एक्सपेंस इनकर हो गया था, एक्सपेंस बढ़ गया था, बट आपके पास क्या वो होता है, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्सपेंसेस को, आप जितना भी एक्सपेंस है आप उसको पीएनएल में ले जाएं। बट अगर आप ड्रॉइंग्स को पीएनएल में ले जाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो आपके बिजनेस में कोई खर्चा नहीं है। तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्री जो आपने पढ़ी होंगी 11th में, वो ये होती है टू ड्रॉइंग्स।
आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज कर दिया, जब इसका लेजर बनेगा तो वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही इसका लेजर फॉर्म होगा तो वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो डुअल एस्पेक्ट में आपको इफेक्ट दिख जाएगा, कैपिटल कम हो चुका है, ड्रॉइंग्स नलीफाई हो चुका है, बैंक जिससे पैसा लेके गया वो भी कम हो चुका है। सो दैट इज हाउ कैपिटल वर्क्स। सो नाउ व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज एंड इनकम। सो लाइबिलिटीज एंड इनकम के लिए भी सेम रूल डेबिट क्रेडिट का अप्लाई होता है। हम लाइबिलिटी समझ के देखते हैं। आपकी लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आपने पे कर दी है। दिस इज अ एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को पे कर दिया गया है, तो इसकी एंट्री होगी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों होगी ये समझते हैं। देखिए, आपकी एक लाइबिलिटी थी वो कम हो रही है तो डेबिट होगा, डेबिट इज रिडक्शन, तो डेबिट होगा। एंड आपका एक एसेट है, आप पे कहां से करोगे? कैश से ही तो करोगे, बैंक से ही तो करोगे, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। सो कैश और बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा बिकॉज एक एसेट भी तो कम हो रहा है, ये समझे। सिमिलरली लेट से आपके बिल्स पेबल्स है या आपके क्रेडिटर्स है, आपने सेंट्री क्रेडिटर्स को पे करा, बट लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। आपने सेंट्री क्रेडिटर्स को एसेट्स में कैश के बजाय पे करने हैं, आपने उन्हें इन्वेस्टमेंट्स दे दी। अब ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में ऐसा किया जा सकता है। सो व्हाट विल बी डन, देखो इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास सेंट्री क्रेडिटर से एक लाइबिलिटी थी एंड अब आपके पास एक चीज आई है इन्वेस्टमेंट, जो कि एक एसेट है। आपको उस एसेट से पेमेंट करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे ये समझना है ना। तो देखो, लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी का वैल्यू कम होगा, जिसके लिए डेबिट आएगा। ये रूल भी हमें क्लियर था। तो लाइबिलिटी में सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट तो हमें पता है। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो एसेट का भी कम होना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी सेंट्री क्रेडिटर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। टू इन्वेस्टमेंट्स, ये समझ में आता है। हमने यही समझा, यही पढ़ा। आपके सेंट्री क्रेडिटर्स कम हुए एंड दैट्स व्हाई आपके सेंट्री क्रेडिटर्स को डेबिट करो, बिकॉज लाइबिलिटी व्हेन रिड्यूस इज डेबिटेड एंड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर एसेट्स व्हेन रिड्यूस्ड आर क्रेडिटेड। ये एक्चुअली में डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। ये वाला, ये डेबिट क्रेडिट का और ये डेबिट क्रेडिट का रूल डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस तरीके से होता है। ठीक है, अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट से आपके क्रेडिटर बढ़ गए तो आप क्या करेंगे, परचेजेस से ही क्रेडिटर बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, परचेज इज अ एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इज डेबिटेड, और क्रेडिटर बढ़ा है जो कि है क्रेडिटर्स, मतलब सॉरी क्रेडिटर्स बढ़ा है और वो है एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इस तरीके से। नाउ इनकम क्या होती है, देखिए इनकम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेल ऑफ एन एसेट। सो हम दोनों को समझेंगे, दोनों की एंट्री समझेगा, इसका इनकम क्लियर हो जाएगा। एक हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री जो हम पढ़ेंगे वो है सेल ऑफ एन एसेट की। आपने एसेट को सेल करा है तो आपका एक तो एसेट कम होगा, दैट इज मशीनरी। जिस एसेट को बेचोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड उसके साथ साथ आपकी जो एक एसेट बढ़ेगी वो है आपका बैंक या कैश। क्यों? क्योंकि आपके जो बेचोगे उसका पैसा भी तो आएगा। मान लीजिए दिस इज द डस्टर एंड दिस इज मार्कर। मार्कर ने अपना एसेट बेचा डस्टर को, तो डस्टर भी तो पैसा देगा ना मार्कर को। सो इसलिए हम मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे
तो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। नाउ एसेट में आपका कुछ भी आ सकता है। एसेट कैन बी योर मशीनरी, योर फैक्ट्री, योर बिल्डिंग, योर लैंड, योर इन्वेस्टमेंट्स, एनीथिंग। बट बैंक अकाउंट डेबिट विल बी सेम। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट जो भी होना चाहे, जिसमें भी आप पेमेंट लोगे। इसके अलावा ये इनकम है ना, ये आपकी इनकम हुई। इसको आप एक तरीके से तो ये समझ सकते हैं कि एक एसेट कम हुआ बेचने पे और एक एसेट बढ़ा तो वो डेबिट क्रेडिट हो गया। बट आप इसका ऐसे भी समझ सकते हो कि सेल ऑफ एन एसेट भी तो एक इनकम है। तो इनकम बढ़ी है सेल ऑफ एन एसेट में। अगर आप इसको सेल कंसिडर करोगे तो ये तो इनकम है आपके बिजनेस की। ये क्रेडिट हुई और एसेट बढ़ा तो वो डेबिट हुआ। इसको भी इस तरीके से समझा जा सकता है। सिमिलरली अगर आपकी सेल्स होती है तो उसकी एंट्री तो आपको पता है, उसकी एंट्री मेरे को लगता नहीं है लिखने की जरूरत है। उसकी एंट्री क्या होती है आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक एसेट बढ़ रहा है, एसेट क्या है? कैश, जो बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। और एक एसेट जो है वो एसेट सॉरी एक इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज सेल्स। तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज क्रेडिट इंक्रीज इनकम। समझ गए? इनकम में जब भी इंक्रीज आएगा क्रेडिट होगा। इसको समझे? अब इसके बाद हमें क्या समझना था? हमें समझना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो देखिए, जब भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट डेबिट होगा, जो भी आप लेना चाहें। उसके साथ साथ आपका उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम है। इनकम जब बढ़ती है क्रेडिट होती है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी बहुत सिंपल एंट्री है। इसका भी सेम लॉजिक है जैसे इसका लॉजिक है। अब इसके नीचे एक एंट्री और करेंगे हम, डिस्काउंट रिसीव की। अब देखिए, जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो आप क्रेडिटर्स से करते हो। डेटर्स आपको डिस्काउंट दे नहीं सकते, वो केवल ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे हो चुका था। अब हमें पढ़ना है कि डिस्काउंट रिसीव कब होगा, वो क्रेडिटर्स से होगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्यों आया? क्योंकि हम क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो वो डेबिट में आएगी। लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो वो डेबिट में आएगी। एंड उसके साथ साथ आपकी इनकम है डिस्काउंट रिसीव, जो कि जब इनकम बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में आएगी। सो दिस इज टू डिस्काउंट रिसीव। दिस इज ऑल। आप लॉजिक समझ गए AELIC का। अब आपको क्या करना है? आपको ये लर्न करना होगा, आपको ये दिमाग में बैठाना होगा कि AELIC में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के, जो कि आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है बिकॉज AE सिंपल, LIC सिंपल, दैट्स ऑल। ये लर्न कर लिया, आपकी 12th में ये बहुत काम आएगा। आप कोई भी जनरल एंट्री बनाओगे, चाहे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक, वो सब इन 5 के अंडर कवर करेगी। आपको कभी ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। नो, वो बहुत ज्यादा सोचने वाला है। ये है सिंपल, एक बार समझ लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार याद हो गया, उसके बाद जिंदगी भर यही करते रहो। एंड पर्सनली मैं अपनी सारी एंट्रीज यही सोच के बनाता हूँ। सो ये समझने के बाद आपको ये याद करना होगा। एंड दैट्स ऑल। अकाउंट्स का बेसिक इतना ही था। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या है ना, इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल समझा जाता है। लाइक इकोनॉमिक्स इज अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। बट अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो इकोनॉमिक्स इज नॉट थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स एक इस तरीके का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल आपको कभी कराया ही नहीं जाता है। आपको कभी नहीं बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल करना कैसे है, क्या होता है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। तो नाउ इकोनॉमिक्स में
हमको बेसिक चीजें समझनी है, जैसे कि 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज और मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज क्या है? सी, जी, पी, आर, सी, जी, पी, आर। मैं केवल एक एक वर्ड लिख रहा हूं, बट मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। और इसके साथ साथ हमको पढ़ना है माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो एंड CGPR. So C is consumer, G is government, your P is your producer, जिसको आप लोग 11th में हाउस नहीं, इसको आप प्रोड्यूसर ही कहते हैं, आप कंज्यूमर को हाउस होल्ड कहते हैं, राइट। बट कंज्यूमर भी कह लोगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड आर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, कंज्यूमर और हाउस होल्ड, सो ऑल ऑफ थिंग्स आर दीज, कंज्यूमर और हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हम प्रोड्यूसर से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर का काम है चीजों को मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, सेल करना, दैट्स ऑल। तो प्रोड्यूसर तो इतना सिंपल है, राइट। प्रोड्यूसर आपसे फैक्टर सर्विसेज खरीदेगा। फैक्टर सर्विसेज मतलब आपकी सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो प्रोड्यूसर खरीदेगा, प्रोड्यूसर काम करेगा और उसको वर्क करके गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा इकोनॉमी के अंदर, दैट इज प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स लेती रहेगी। गवर्नमेंट टैक्स लेके क्या करेगी? गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन सर्विसेज देना, हेल्थ केयर सर्विसेज देना, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर देखना। यही तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, गवर्नमेंट आपसे बजट लेगी, बजट देगी आपको, आपका रेवेन्यू देखेगी, आपको किस तरीके से वो रेवेन्यू देना है, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने हैं, वो देखेगी गवर्नमेंट। कंज्यूमर्स सो कंज्यूमर और हाउस होल्ड ये दो तरीके से काम करते हैं। जी, कंज्यूमर्स का एक काम है डिमांड क्रिएट करना मार्केट में। कंज्यूमर्स का फर्स्ट काम है डिमांड को क्रिएट करना। डिमांड को क्रिएट करने का मतलब है कि आप बाजार जाओगे, आप कहोगे मुझे नहाने की साबुन, मुझे डिटर्जेंट, मुझे बर्तन धोने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, अलाना फलाना जो जो चीजें आपको चाहिए। आपने डिमांड क्रिएट करी, आपको शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, एसी चाहिए, आपको फैन चाहिए, कूलर्स चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप डिमांड क्रिएट करोगे। आपको कार चाहिए, एवरीथिंग। अब हाउस होल्ड का दूसरा काम है फैक्टर सर्विसेज देना। आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ा होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड इज लैंड, लेबर इज फैक्टर सर्विस, दैट इज योर हाउस होल्ड, जो आपको प्रोवाइड कराएगा फैक्टर सर्विसेज। योर कैपिटल is in the form of machineries, is in the form of cash, or is in the form of resources. In economy, accounts में capital अलग है, economy में capital is your machinery, your assets, your minefields, your cash, and everything else that can be leveraged to produce something in the future. Entrepreneur भी household से ही निकल कर आता है, वो भी producer। एंटरप्रेन्योर को ही प्रोड्यूसर कहते हैं एंड वो हाउस होल्ड से ही निकल कर आता है, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कंज्यूमर हो गया, डिमांड फंक्शन पढ़ लिया, फैक्टर सर्विसेज पढ़ ली। अब आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बिफोर आई मूव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन आपको लगता है कि जिनको ये वीडियो देख के फायदा होगा, जिनको
पढ़ने से कुछ नॉलेज मिलेगी, जिनको अपनी एकेडमिक्स में कुछ हेल्प हो सकती है। आप उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे ड्राइव के लिंक्स वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया इज इंडिया। आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हम इंडिया के अंदर हैं। इंडिया के बाहर पूरी दुनिया इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस, यूके, लंदन, योर डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑल अदर नेशंस आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं? इनसे हमारा एक्सपोर्ट होता है, इन्हीं से हमारा इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यही काम करता है। एक्सपोर्ट मतलब हम लोगों को सामान भिजवाना, एंड इम्पोर्ट मतलब हम लोगों से सामान मंगवाना। अब अगर आप इस चीज को चारों को क्लियरली देखें तो बेसिक एंटिटी इज हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर बनता है, हाउस होल्ड से ही डिमांड आती है, हाउस होल्ड से ही फैक्टर सर्विसेज होती है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर ही दे रहा है, एंड हाउस होल्ड ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी केटर करता है इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग हाउसेज, इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू अदर फैसिलिटीज। तो दिस इज योर बेसिक मॉडल। अब देखिए, अगर मैं आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिवाइड करूं, सो योर कंज्यूमर, आप कंज्यूमर में क्या पढ़ोगे? डिमांड, डिमांड फंक्शन, यूटिलिटी ऑफ डिमांड, जो कि आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कवर हो गया। आप प्रोड्यूसर के अंदर क्या पढ़ोगे? चैप्टर 4, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंज्यूमर में आएगा। चैप्टर 5 योर सप्लाई, हाँ चैप्टर 5 योर सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो प्रोड्यूसर के अंदर कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ चैप्टर 6 वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मार्केट मैकेनिज्म। चैप्टर 7 आपका प्रोडक्शन फंक्शन, वो प्रोड्यूसर के बेसिस पे है। आपका चैप्टर 8 दैट इज योर कॉस्ट फंक्शन, वो भी प्रोड्यूसर के बेसिस पे है। चैप्टर 9 मार्केट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, वो भी प्रोड्यूसर के बेसिस पे है लार्जली, और कंज्यूमर्स को थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देते हैं। तो चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आपके प्रोड्यूसर की ही इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या है? नेशनल इनकम, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो आपके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बैंक्स, मॉनेटरी सिस्टम्स, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब कुछ ही आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है माइक्रो एंड मैक्रो। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है ऑलमोस्ट, माइक्रो इज इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो इज होल इकोनॉमी और कंट्री। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी को ले लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमी में लेट सपोज आप मर्सिडीज की डिमांड को पढ़ेंगे, तो आप मर्सिडीज एक कंपनी की डिमांड को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप एक कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कहेंगे पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में कितनी डिमांड है, मर्सिडीज की नहीं, सारी कार्स की कितनी डिमांड है, चाहे वो आपकी बजट कार्स हो, आपकी लग्जरी कार्स हो, आपकी हाई एंड कार्स हो, आपकी रोल्स रॉयस वगैरह, सब कुछ इंक्लूड हो। दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो किस टॉपिक से डील करता है? वो डील करता है इक्विलिब्रियम से। व्हाट डू आई मीन बाय इक्विलिब्रियम? किस प्राइस पॉइंट पे खरीदा जाए, किस प्राइस पॉइंट पे बेचा जाए, किस प्राइस पॉइंट पे प्रोड्यूस करा जाए, दैट इज योर इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज पे फोकस करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इक्विलिब्रियम पे फोकस करता है। एंड यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इक्विलिब्रियम पे फोकस करता है, बट किस चीज पे? आपके इंटरेस्ट रेट, आपका फॉरेक्स कितना है, फॉरेक्स इज योर फॉरेन एक्सचेंज, आपकी जीडीपी कितनी है, आपका इन्फ्लेशन कितना है, और आपका एम्प्लॉयमेंट कितना है, एंड मैनी अदर सच थिंग्स। इन चीजों पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इक्विलिब्रियम में आपके इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेक्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है। एम्प्लॉयमेंट को आप अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। दे आर द सेम थिंग्स, दे आर एक्चुअली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया। इन चीजों को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से कम करना है, किस तरीके से ज्यादा करना है, वो सब कुछ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। ये इक्विलिब्रियम करेगा डिमांड और प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको लाके देगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको टॉप डाउन व्यू देता है। टॉप डाउन व्यू का क्या मतलब है? टॉप डाउन व्यू का मतलब है ऊपर से नीचे आते हैं। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दैट इज योर टॉप डाउन व्यू। आप सबसे पहले इससे क्या समझेंगे कि सबसे ऊपर हमारी नेशनल इनकम क्या है। अब नीचे आते आते कौन सा सेक्टर कितना 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 कर रहा है, कौन से सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कौन से सेक्टर का शेयर ज्यादा है, कौन से सेक्टर का परसेंटेज लेवल पे ज्यादा है, और कौन सा सेक्टर कम परसेंटेज के बावजूद भी ग्रो कर रहा है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे टॉप डाउन व्यू। इसमें आप पढ़ते हैं बॉटम अप, बॉटम अप व्यू। तो देखिए, जैसे टॉप डाउन व्यू है उसी तरीके से बॉटम अप व्यू है। आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर आते हुए, दैट इज योर बॉटम अप। आप सबसे पहले पढ़ेंगे एक कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है। फिर आप पढ़ेंगे दो की, तीन की, चार की, पूरा मार्केट में कितनी डिमांड सप्लाई है, पूरा मार्केट कैसे काम करता है, पूरे मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, ये आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दिस इज बॉटम अप एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टॉप डाउन। दैट्स ऑल, बस इतना। अब रही बात इसकी, तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। मैं इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड से शुरू करके लास्ट चैप्टर तक पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। Do remember to like my channel, subscribe the channel for such videos, to share it with your peers who can find it helpful, and join the Telegram channel in the description. That's all for today. Thank you guys. Signing off.